ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, आपको हम बता रहे थे कि अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी पर मैं अगर कोई फोर्स लगाता हूं, किस एंगल पर लगा रहा हूं वो अलग बात है, तो ये क्या करती है, लीनियर मोशन करती है। लेकिन अगर कोई बॉडी फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको मैं यहां से ऐसे करके और टांग दूं इसको, तो इस पर एक फोर्स तो यहाँ लगे, एक फोर्स यहाँ लगेगा, तो वही बॉडी रोटेट करेगी, रोटेशनल मोशन करेगी। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन के लिए कम से कम दो फोर्स चाहिए। एक फोर्स तो वो चाहिए जहां पर उसको अपन ने बायोटेट कर दिया, और एक फोर्स वो चाहिए जो हमने उसको रोटेशन कराने के लिए हमने लगाया। तो कम से कम दो फोर्स चाहिए होते हैं, और कपल ऑफ फोर्स हमें क्या देता है, टॉर्क देता है। और टॉर्क के जो फॉर्मुलेशंस थे हमने प्रीवियस क्लास में कर लिए थे। तो व्हाट वाज टॉर्क? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू मोमेंट ऑफ फोर्स, या टो इज इक्वल टू, याद करो, आर क्रॉस एफ बोला था मैंने, या आर एफ साइन थीटा एन कैप। निश्चित रूप से टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो आर और एफ के प्लेन के परपेंडिकुलर है। टॉर्क किधर लगेगा? हमेशा आर और एफ। आर का मतलब पोजीशन वेक्टर, एफ का मतलब फोर्स, उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर जो लगेगा टॉर्क का डायरेक्शन होगा। आज एक और नई क्वांटिटी की बात करेंगे, उसको बोलेंगे अपन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, वही कंपैरिजन। देखो यहां पर फोर्स की जगह टॉर्क आया, वहां फोर्स था, फोर्स इज इक्वल टू एम ए बोला था अपने, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर टॉर्क है आर क्रॉस एफ, यानी कि फोर्स का जो मोमेंट था वो टॉर्क था। तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंट होगा वो क्या होगा? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अरे ये कौन गाना सुना रहा है? मुझे नहीं सुनना बेटा। कृष्णा बंद कर तेरा माइक, गाना नहीं सुना। कृष्णा माइक्रोफोन ऑफ कर तेरा। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम के बारे में अपन क्या जानते थे? देखो, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या था? मास इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या था? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो था लीनियर मोशन में था, फोर्स की जगह टॉर्क आया रोटेशनल मोशन में। इसी तरह से जो लीनियर मोमेंटम है, इस लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंटम निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। ऐसे देखो, ये मान लो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है और ये इसका कोई मोमेंटम है, यहां से मान लो कोई थीटा एंगल बना रहा है, ये आर इसका पोजीशन वेक्टर है। तो जो एल होगा, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। जैसे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है, फोर्स का मोमेंटम टॉर्क कहलाता है, लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंटम है वो क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, या आर पी साइन थीटा एन कैप, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा ही आएगा। और एन कैप क्या दिखाएगा? एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, यहां पर भी वही दो बातें होंगी कि इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, साइन थीटा भी जीरो हो जाएगा, और साइन थीटा जीरो हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो फिर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, आरपी एन कैप मैक्सिमम। केवल इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो एल इज इक्वल टू आर, पी क्या होता है? एम वी, तो एल इज इक्वल टू एम वी। ये आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, किसी केमिस्ट्री वालों ने बताया होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का मल्टीपल होता है। याद है? तो वहां पर आप यूज करते थे mvr इज इक्वल टू nh/2 ये वही एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि वहां पर भी जो पार्टिकल क्या करता था? रोटेशनल मोशन कर रहा था। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में चक्कर लगाते थे, रिवोल्यूशन करते थे, सर्कुलर मोशन करते थे। लेकिन एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जो एक्सिस का है यहाँ पर, एक्सिस की जगह क्या नाम आ जाएगा यहाँ पर? एटम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का भी सेंटर, उसके रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम जो होता था पार्टिकल का
वो होता था एम वी आर या आर एम वी। और ये आर एम वी क्या है हमारा, लीनियर मोमेंटम का मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम। इसका यूनिट और डायमेंशन देखो, टॉर्क का, इसका टॉर्क का जो यूनिट बताया था मैंने, फोर्स इंटू डिस्टेंस था, तो न्यूटन इंटू मीटर बताया था। यहां पर क्या आएगा देख, एल का है पी इंटू आर। पी क्या है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी होती है, केजी मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो गया, मीटर। ठीक है, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। देखो, अगर मैं एस से मल्टीप्लाई कर दूं इसको ऊपर नीचे, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एम इंटू सेकेंड, तो ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स। तो फोर्स हो गया न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकेंड। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल। तो एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट होगा, जूल सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, जूल सेकेंड। ये इसका यूनिट है। इसकी डायमेंशन देखो बेटा, जूल का मतलब क्या हो गया, m1 L2 T-2, सेकेंड का मतलब हो गया T1। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हो जाएगा m1 L2 T-1। इसको बोलते हैं अपन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एक बार फिर कंपैरिजन करके बताता हूं 1 मिनट में। नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो, बार बार कंपैरिजन बता रहा हूं, ध्यान रखना। देखो, फोर्स था F इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लीनियर मोशन के लिए। रोटेशनल मोशन में हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क। टॉर्क क्या है, आर एफ। तो जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है, वो काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है, टॉर्क करता है। लीनियर मोशन में मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी। तो यहां पर क्या आ गया, एल इज इक्वल टू आर पी या एम वी आर। ये एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में आएगा, और लीनियर मोमेंटम किस में आएगा, हमारा लीनियर मोशन में आएगा। दिस इज द कंपैरिजन, ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो जरा। अभी हमने पढ़ा कि एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, जहां पर आर पोजीशन वेक्टर है और पी लीनियर मोमेंटम है। इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं क्या आएगा, देखो dl बाई डी टी इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन डिफरेंशिएशन में कैसे करते हैं अपन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, यहां पर r। सेकंड फंक्शन क्या है, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे dp बाई dt।
प्लस अब सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dr बाई dt इंटू पी, आर को छोड़ेंगे पी का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर पी को छोड़ेंगे आर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहां देखो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। देख सिंस न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, dp बाई dt इज इक्वल टू एफ रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। dr बाई dt इज इक्वल टू v रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो dp बाई dt की जगह तो लिखूंगा मैं फोर्स, dr बाई dt की जगह लिखूंगा मैं वेलोसिटी, और तीसरा p इज इक्वल टू mv, लीनियर मोमेंटम की जगह लिखूंगा मास इनटू वेलोसिटी। ये हमने सब लीनियर मोशन में पढ़े कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, और मास इनटू वेलोसिटी, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है मास और वेलोसिटी का उसको बोलते हैं अपन लीनियर मोमेंटम। अगर ये तीनों चेंज मैं अपर वाली इक्वेशन में कर दूं तो क्या आएगा, देखो कि dl बाई dt इज इक्वल टू r क्रॉस f प्लस v क्रॉस p, और p की जगह क्या लिखा मैंने mv। अब याद है आपको अभी मैंने पढ़ा था कि r क्रॉस f तो किसके बराबर होता है, टॉर्क के, और अगर मैं बोलूं कि v क्रॉस v क्या होता है, जीरो। याद करो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, टू इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। जीरो क्यों होता है, क्योंकि v इंटू साइन जीरो, दो वेक्टर क्वांटिटी अगर इक्वल है तो उनका डायरेक्शन सेम होता है, और जब दो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन सेम होता है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, और साइन में जीरो क्या होता है, जीरो। इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं कि v क्रॉस v इज इक्वल टू जीरो। जब v क्रॉस v जीरो कर दूंगा तो मेरे पास क्या आया कि dl बाई dt इज इक्वल टू टो, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क। ठीक है, और आपको यह भी पता है क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। कंपेयर देखो ध्यान से, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जब फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी पर तो उसके मोमेंटम में चेंज होगा। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क, इसका मतलब अगर कोई बॉडी फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन है और उसके ऊपर मैं टॉर्क लगा देता हूं, ठीक है, टॉर्क लगाऊंगा तो क्या करेगी वो, रोटेशनल मोशन करेगी। तो dl बाई dt इज इक्वल टू टो। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोटेड। अब देखो कंजर्वेशन जैसे मैं इसमें लगाऊंगा, याद करो, फिर वापस लीनियर मोशन में अगर अपन जाएं और वहां देखें, आपको याद आएगा अभी मैंने WPA में भी पढ़ाया है और मैंने NLM में भी पढ़ाया, दोनों जगह पढ़ाया था कि F इज इक्वल टू होता है dp बाई dt। अगर F इज इक्वल टू जीरो, मैंने बोला था अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो dp बाई dt इज इक्वल टू जीरो। dp बाई dt का मतलब रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जब p कांस्टेंट हो जाएगा, p कांस्टेंट है इसका मतलब m भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। याद करो मैंने बोला था कि अगर उसमें फोर्स जीरो है तो मास कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये पढ़ा था अपन ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन क्या है हमारे पास कि dl बाई dt इज इक्वल टू टो, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क। अब मैं अगर बोलूं कि इफ टो इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क इज एब्सेंट, अगर टॉर्क एब्सेंट है इसका मतलब क्या हुआ बेटा, dl बाई dt इज इक्वल टू जीरो, और किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है इसका मतलब वो कांस्टेंट होती है। तो क्या बोलूंगा मैं यहां पर, L कांस्टेंट, इसका मतलब उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। आगे एक क्वांटिटी आएगी
एल की जगह आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट और ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। आई यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। सर ब्लर द क्लास। यार ये 10:30 बजते ही है ना, सुबह से लेकर के 10:30 बजे तक बिल्कुल क्लियर नेट आता है, 10:30 बजते ही ना प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तुम्हारा टाइम 6 बजे का कर दूं क्या बच्चों, सुबह? बच्चों जवाब दो, आलसियों। 6 बजे या 7 बजे? 7 बजे कर दूं? 7 बजे करे सर। 7 बजे कर देता हूँ बेटा, क्योंकि क्या है ना अभी 10:30 11 बजती है, क्या है ब्लर हो जाता है, नेट में प्रॉब्लम आने लग जाती है। सुबह से लेकर बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा था, अभी सारी क्लासेस बिल्कुल स्मूथली चली, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा सुबह 7 बजे का कर देता हूँ। नोट करो जल्दी। हाँ जी, कॉल किया था अभी। हाँ जी, हाँ जी, पूछना था कि कैसा है उसका। ठीक है मैम, उसका भी एक चैप्टर किया है उसने, एक चैप्टर में तो अच्छा किया है उसने इलेक्ट्रोस्टैट में। हाँ हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। जो मैथ से कर रहा है उसके हिसाब के साथ कर रहा है। जी जी। केमिस्ट्री का मेरा ऐसा प्लानिंग है कि मैथ तो आ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी कल क्या है उसने अभी इलेक्ट्रोस्टैट के मैंने कुछ उसके दिक्कत थे, जो कॉन्सेप्ट नहीं आते तो कॉन्सेप्ट सिखा दिए, फिर उसका टेस्ट लिया उसका, तो टेस्ट में अच्छा स्कोर किया उसने। ठीक कर रहा है। जी जी, अरे नहीं मैं वो तो मैं तो करता ही हूँ, अपना तो टीचर्स का तो काम ही यही है। नहीं जी जी जी। हाँ ठीक है, मैं करवा देता हूँ मैम ना। हाँ ओके। नहीं कल आए नहीं, वो शाम को मैंने वेट भी किया था उनका 8 साढ़े 8 बजे। अरे वो फोन करके पूछ ले मेरे को ना, उनको बोल दो, भूल जाता हूँ मैं। आज को भी शाम को रखेंगे मैम, वो जब उनके हाँ वो खत्म होते हैं उनकी मैथ्स क्लास, उसके बाद इधर ही आ जाएंगे सीधे मेरे पास। हाँ जी ओके। हो गया बेटा, चलो आगे चलते हैं। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर से आप कंपैरिजन देखो, बार बार का कंपैरिजन बता रहा हूं आपको, और एक कंपैरिजन याद होना चाहिए। देखो ये हमारा लीनियर मोशन, ये रोटेशनल मोशन। देखो यहां था हमारे पास एक्स डिस्प्लेसमेंट, यहां पर आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। यहां पर थी वेलोसिटी, यहां पर था ओमेगा। यहां पर था एक्सेलरेशन, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन। v क्या था, dx बाई dt। ओमेगा क्या था, d थीटा बाई dt। एक्सेलरेशन क्या था, dv बाई dt। अल्फा क्या हो गया, d ओमेगा बाई dt। देखो ये मीटर में, ये रेडियन में, ये मीटर पर सेकंड में, ये रेडियन पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखो, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा। मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ एम ए। लीनियर मोमेंटम का मोमेंट क्या होता है? एंगुलर मोमेंट। फोर्स का मोमेंट क्या होता है? टॉर्क। यहां देखो, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, टो इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी। यहां तक का कंपेरिजन पढ़ लिया अपन। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क। तो ये जो सारी क्वांटिटी लीनियर की है, ये सारी क्वांटिटी कौन सी? रोटेशनल की है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, ये नई नई क्वांटिटी जिसमें जुड़ती जाएगी। तो फर्क कुछ भी नहीं, थोड़ा फील का फर्क है। आप अगर लीनियर मोशन को आप ठीक से कंपेयर करते हो रोटेशनल मोशन के साथ, तो इसको करना आसान है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, तो मैं यही ऑफ करता हूं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। नहीं दिखाई दे रहा है सर। दिख रहा है? हाँ पक्का? यस सर। चलो आगे यस चलो, सर। फिर चलो आगे चलो। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इनर्शिया जो है एक टेंसर क्वांटिटी है। ये ना तो स्केलर है ना वेक्टर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसका अगर अपन समझें, इनर्शिया का जो कंपैरिजन है मास से, जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। अगर इनर्शिया की बात करें, देखो इनर्शिया, और इनर्शिया क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it oppose linear motion। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी, आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल है तो वो स्टेबल ही रहना चाहता है, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहना चाहता है, until and unless we do not applied any force। याद करो, तो उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम इनर्शिया बोलते थे, कि इसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या करती है? वो अपने में होने वाले अपोज करती है। मान लो ये पेन है, पेन अगर स्टेबल है, स्टेबल ही रहना चाहता है, और अगर इस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इसे चलता रहना चाहता है जब तक इसके ऊपर अपन फोर्स नहीं लगाए। मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास। इसका मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। मोर द मास मोर इनर्शिया। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इनर्शिया की प्रॉपर्टी होगी उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। छोटे मास पर हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा चलाने के लिए, बड़े मास पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ज्यादा हमें फोर्स उसको हिलाने के लिए लगाना पड़ेगा। सेम क्वांटिटी यहां पर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया का मेजरमेंट कौन करता है? मास। ठीक है ना? तो इसी तरह से इफ अ बॉडी ये याद रखना है, इफ अ बॉडी इज फ्री टू रोटेट about an axis of rotation, then the property by virtue of which it opposes rotational motion
it oppose rotational motion is known as rotational inertia. इसका मतलब रोटेशनल इनर्शिया का कंपैरिजन किसके साथ है? यहां पर इनर्शिया का। इनर्शिया का मेजरमेंट मास करता है, मेजरमेंट ऑफ rotational inertia is known as मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो आप ये बताएं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके साथ कंपेयर करेंगे अपन? मास के साथ। इनर्शिया की जगह क्या आ जाएगा? रोटेशनल इनर्शिया। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण बॉडी अपनी लीनियर मोशन को अपोज करती है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया, और जिस प्रॉपर्टी के कारण रोटेशनल मोशन को अपोज करती है उसको बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया। मास का मेजरमेंट, उसका इनर्शिया का मेजरमेंट मास करता है, और रोटेशनल इनर्शिया का मेजरमेंट कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। दिस इज द फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तुम चाहो तो इस टॉपिक को ऐसे भी लिख सकते हो, फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तुम इसको नोट कर लो चाहो तो लैंग्वेज को, ठीक है? तो दोबारा समझो, लीनियर मोशन में व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज लीनियर मोशन। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने लीनियर मोशन को अपोज करती है उसको हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया बोलेंगे। इनर्शिया का मेजरमेंट मास से होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उस बॉडी का लीनियर मोशन कराने के लिए हमें उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर रोटेशनल मोशन की बात करें तो इफ ए बॉडी इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन देन द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोज रोटेशनल मोशन, कि अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूमने के लिए स्वतंत्र है तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने रोटेशनल मोशन को अपोज करेगी उसका नाम है रोटेशनल इनर्शिया, और द मेजरमेंट ऑफ रोटेशनल इनर्शिया इज गिवन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो रोटेशनल इनर्शिया भी ज्यादा होगा, रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसको रोटेशनल मोशन कराने के लिए उतना ही ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द इनर्शिया एंड रोटेशनल इनर्शिया, एंड द मेजरमेंट ऑफ द इनर्शिया एंड measurement of the rotational inertia that is given by mass and moment of inertia। ये तो इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस है। आपको होगा सर अब इसकी अपन मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या दें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये डेफिनेशन तो थ्योरेटिकल हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी ये समझो। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें मैं बोलूंगा कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी है एंड दिस बॉडी इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी बॉडी का डायरेक्ट डिफाइन नहीं होता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। एक बार लैंग्वेज लिख देता हूं, हर जगह रिपीट होगी, ध्यान रखिएगा कि इफ अ बॉडी is free to rotate about an axis of rotation number 2 a body can be assumed to be made of पार्टिकल्स। तो थोड़ा पेन दूसरा यूज करो ना, नहीं दिख रहा क्या? थोड़ा लाइट दिख रहा है सर। If a body is free to rotate about an axis of rotation, a body can be assumed to be made up of n particles या particles, then moment of inertia of particle definition, moment of inertia of particle, particle का moment of inertia की definition क्या होगी? हम बोलेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया
of a particle of a body which is free to rotate about an axis of rotation is defined as the product of mass of particle to the particle and square of distance from axis of rotation. Square of distance from axis of rotation. दोबारा सुनो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए बॉडी which is free to rotate about an axis of rotation is defined as the product of mass of the particle and the square of distance from axis of rotation. मान लो यहां पर कोई पार्टिकल है जिसका मास m1 है और इसकी यहां से डिस्टेंस r1 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर। तो किसी पार्टिकल, किसी बॉडी के किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, उसका मास और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस के स्क्वायर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ऐसे हम क्या करेंगे, बॉडी के सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे और सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I1 इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर। कोई दूसरा पार्टिकल है, मान लो m2 है, इसकी r2 डिस्टेंस है, तो I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2 r2 स्क्वायर। I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m3 r3 स्क्वायर, और In इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mn rn स्क्वायर। तो सारे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, सारे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके उसको ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, उसका डेफिनेशन क्या होगा, देखो MOI ऑफ अ बॉडी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन is the sum of MOI's, moment of inertias, of all the particles of body about same axis of rotation. इसका मतलब सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके उनको प्लस कर दो, प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी आ जाएगा। तो MI ऑफ बॉडी इज व्हाट, देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डेस 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 IN, या m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर प्लस डेस 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 mn rn स्क्वायर। तो इसको बोलेंगे अपन समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। इसकी दो चीजें और लिख लो, फिर आज की क्लास खत्म करूंगा। एक इसका यूनिट और दूसरा इसका डायमेंशन। इसका यूनिट हो जाएगा kg इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि मास है और डिस्टेंस का स्क्वायर है, और डायमेंशन हो जाएगा m1 L2 T0।
ये सब लर्न करो, कल बहुत सारी बॉडीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालने वाले हैं।